नमस्कार राठौर भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है। सतीश जी नमस्कार, स्वागत आपका भी। तो मित्रों, 2 सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं कल और 2 आज पढ़ते देखते हैं। एक पढ़ते हैं पहले बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहां पर है मित्रों? बैराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और आपको ही पता है जो सभ्यता विकसित होती है वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित होती है। हाँ, राजकुमार पोसवाल जी, स्वागत आपका भी। नए हो आप, स्वागत आपका। तो किसी न किसी नदी के किनारे हर सभ्यता विकसित होती है मित्रों। तो ये सभ्यता है बैराट सभ्यता, वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये बाणगंगा नदी। बाणगंगा जिसे ताला नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो जयपुर में बाणगंगा जिसे ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी, अर्जुन की गंगा इसे कहते हैं, के किनारे। तो आपसे पूछ ले कि बैराट सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो बाणगंगा नदी आपको आंसर देना है। इसी के उपनाम ताला नदी और अर्जुन की गंगा भी मिलते हैं मित्रों। इसी बैराट सभ्यता को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं मित्रों? विराट नगर सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विराट नगर सभ्यता। बैराट सभ्यता को क्या कहते हैं मित्रों? विराट नगर सभ्यता। तो आपसे पूछ ले कि विराट नगर सभ्यता किसे कहते हैं? तो मित्रों, प्राचीन काल में बैराट का नाम है वो विराट नगर था। प्राचीन काल में बैराट का नाम, बिल्कुल सतीश जी, सही बात आपकी। प्राचीन काल में बैराट का नाम है मित्रों क्या था? विराट नगर था। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों? विराट नगर सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। इस सभ्यता की बात की जाए कि इस सभ्यता में सर्वप्रथम यहाँ पर किसने खोज की? इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज। तो सर्वप्रथम खोज में तो यहाँ पर एक कैप्टन बर्ट आया था। सर्वप्रथम खोज कैप्टन बर्ट आया था और उस कैप्टन बर्ट ने मित्रों यहाँ पर इस बैराट में एक पहाड़ी है, बिज्जक की पहाड़ी। बैराट में बिज्जक की पहाड़ी पर है मित्रों जो सम्राट अशोक है, उस सम्राट अशोक का एक शिलालेख खोजा था, भ्राभ्रू शिलालेख। कौन सा था? भ्राभ्रू शिलालेख। तो सर्वप्रथम खोज यहाँ पर किसने की? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में सम्राट अशोक का भ्राभ्रू शिलालेख खोजा गया। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख खोजा गया मित्रों? भ्राभ्रू शिलालेख खोजा गया। कमेंट चल रहे मित्रों? हाँ, सम्राट अशोक का भ्राभ्रू शिलालेख किसने खोजा था? हाँ, कोई गिर गया है पास में, कोई लाइट वाला कोई सिस्टम गिर गया होगा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, आपके पास क्लियर आ रहा है ना वीडियो? तो चलिए, सम्राट अशोक का था भ्राभ्रू शिलालेख। सम्राट, हाँ कोई बात नहीं सतीश जी। सम्राट अशोक का भ्राभ्रू शिलालेख किसने खोजा था मित्रों? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके पश्चात मित्रों इसको है वो 1840 ईस्वी में, इसके पश्चात 1840 ईस्वी में इस शिलालेख को, भ्राभ्रू शिलालेख को है वो कलकत्ता का जो एशियाटिक संग्रहालय है उस संग्रहालय में रखा गया था। तो मित्रों ये भ्राभ्रू शिलालेख है, ये 1840 में कहां पर रखा गया? कलकत्ता संग्रहालय में। अशोक का जो भ्राभ्रू शिलालेख है मित्रों वो 1840 में कहां पर रखा गया मित्रों? हाँ, कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। बिल्कुल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, बिल्कुल सुमन जी। हाँ, इसके पश्चात बात की जाए कि इस भ्राभ्रू शिलालेख की, यानी इस भ्राभ्रू शिलालेख का लिथोग्राफ किसने तैयार किया? लिथोग्राफ तैयार किया, अर्थात इसका हूबहू रूप तैयार करके इसका जो अनुवाद किया था वो अनुवाद किसने किया था? तो मित्रों इसका अनुवाद है वो कैप्टन किटोय ने किया था। तो इसका लिथोग्राफ, भ्राभ्रू शिलालेख का लिथोग्राफ तैयार कर
अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद कैप्टन किटोय ने, कैप्टन किटोय द्वारा, कैप्टन किटोय के द्वारा मित्रों इसका क्या करवाया गया था? कैप्टन किटोय के द्वारा है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका लिथोग्राफ तैयार करके इसका अनुवाद किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया था स्टार्टिंग में, ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक का जो बहाबुर शिलालेख है वो कैप्टन बर्ड ने 1837 में खोजा था। कहां पर खोजा था? बिज्जक की पहाड़ी पर। कहां पर खोजा था मित्रा? बिज्जक की पहाड़ी पर, कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में बिज्जक की पहाड़ी पर। और ये बिज्जक की पहाड़ी कहां पर है? बैराट में, बिज्जक की पहाड़ी पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहाड़ी कौन सी थी? बिज्जक की पहाड़ी थी मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और 1840 में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सरोजी था लॉर्ड। हाँ, 1837 से नवीन कुमार जी, 1837 है ये। और इसका जो लिथोग्राफ तैयार करके अनुवाद किसने किया था? कैप्टन किटोय ने तैयार इसको किया था। अब देखिए मित्रों, अब बात करते हैं इस बहाबुर शिलालेख की, आगे के बारे में बातें करते हैं। जो इससे बहाबुर शिलालेख की बात की जाए तो इस बहाबुर शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? हाँ हाँ, बहाबुर शिलालेख है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सम्राट अशोक के बारे में जानकारी। सम्राट अशोक के बारे में मित्रों ये जानकारी देता है। और सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी देता है? ये सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है कि एक तो इसमें बताया गया कि सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा क्या था कि सम्राट अशोक को है वो मगध का राजा बताया गया। इसमें सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया। और इसी में सम्राट अशोक द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना वो भी इसमें बताया गया है। सम्राट अशोक से संबंधित इसमें 3 शब्द मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द इसमें मिलते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी क्या क्या मिलती है कि सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया है। सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया इसी शिलालेख में। अर्थात ये जो शिलालेख है मित्रों, एक गोल पहिए के समान शिलालेख था, गोल पहिए जैसा शिलालेख था, पत्थर का शिलालेख जो गोल पहिए के आकार का था। अशोक को मगध का राजा बताया गया और इसमें सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है, इसी में चलता है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। इसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में इसी शिलालेख में देखो 3 शब्द मिलते हैं, बुद्ध, धम्म व संघ। ये 3 शब्द है वो बौद्ध धर्म के शब्द मिलते हैं। बुद्ध, धम्म व संघ की इन तीनों शब्दों की जानकारी है वो किस शिलालेख में मिलती है? बहाबुर शिलालेख में मिलती है। हाँ, इसके पश्चात बात की जाए इसी शिलालेख के बारे में, आगे बात करें मित्रों, तो इस शिलालेख में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने गो हत्या पर रोक लगाई थी, वो इसी शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। गो हत्या पर रोक, सम्राट अशोक द्वारा गो हत्या पर रोक लगाना, सम्राट अशोक द्वारा गो हत्या पर रोक लगाना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये बहाबुर शिलालेख के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जितना एक बार आपको पढ़ाया है मैंने वो आपको वापस देखना है। हाँ, देखिए बैराट सभ्यता मित्रों जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है और विराटनगर सभ्यता इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले मित्रों यहाँ पर ये जो नगर था वो विराट नगर था। और मित्रों ध्यान रखना जो विराट नगर है ये विराट नगर किसकी राजधानी थी? ये विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी। तो आपसे पूछ ले मत्स्य जनपद की राजधानी वो विराटनगर थी। और विराटनगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? विराटनगर को वर्तमान में कहते हैं मित्रों बैराट कहते हैं। बिल्कुल गोपी जी कह रहे हैं मैं आ गई, गोपी जी आपका ही वेट कर रहे हैं सभी। हाँ, तो विराटनगर है सभ्यता मित्रों। विराटनगर सभ्यता की बात की जाए तो विराटनगर सभ्यता को वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैराट कहते हैं। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी मित्रों ये विराटनगर थी। कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है,
इसके बाद में इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज, इस सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज है मित्रों, वो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वो कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। सम्राट अशोक का जो भ्राबरू शिलालेख था, सम्राट अशोक का जो भ्राबरू शिलालेख था, उस भ्राबरू शिलालेख को बिज्जक की पहाड़ी से, बिज्जक की पहाड़ी से इस कैप्टन बर्ट ने खरीदा था, बर्ट ने इसको खोजा था। तो कैप्टन बर्ट ने है मित्रों इसको खोजा था बिज्जक की पहाड़ी से 1837 में, और 1840 में मित्रों इसे कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मित्रों लिथोग्राफ किसने तैयार किया? यानी जो सम्राट अशोक का जो ग्रंथ था, इसका लिथोग्राफ है वो तैयार करके अनुवाद किसने किया था? तो मित्रों वो अनुवाद किया था कैप्टन किटोई द्वारा। किसने? हाँ, कैप्टन किटोई के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सम्राट अशोक के बारे में ये जानकारी देता है। अशोक को मगध का राजा बताया गया है। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी का होने का पता चलता है। बुद्ध धर्म और संघ के बारे में यह जानकारी देता है। और अशोक द्वारा गो हत्या पर रोक लगाना, अशोक द्वारा गो हत्या पर रोक लगाना किस में पता चलता है? वो इसी भ्राबरू शिलालेख में इसका पता चलता है। तो एक बार मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चल लेके आगे मित्रों। हाँ चलो मित्रों, अब देखिए मित्रों इसके आगे बारे में चलते हैं। अब इसी शिलालेख के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ आगे सरको, बिल्कुल बलदेव जी आगे सरकते हैं। इसी सभ्यता के बारे में यानी बैराट सभ्यता के बारे में आगे चलते हैं कि इसी सभ्यता के अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया? हाँ, अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया था मित्रों? इसी सभ्यता के अध्ययन को आगे बढ़ाया था डॉक्टर कनिंघम ने। 1864-65 में डॉक्टर कनिंघम ने इसके अध्ययन को आगे बढ़ाया था। और डॉक्टर कनिंघम का एक सहायक था डॉक्टर कार्लाइल। डॉक्टर कनिंघम का एक, हाँ बिल्कुल आरएस लेवल के टॉपिक है क्या? बिल्कुल अंकुश कुमार जी, बिल्कुल आप आरएस की तैयारी करो, एसआई को करो, किसी की करो, बिल्कुल सब में चलेगा आपके, बिल्कुल। हाँ तो यहां पर डॉक्टर कनिंघम का एक सहायक था मित्रों डॉक्टर कार्लाइल था। कौन था? डॉक्टर कार्लाइल था। और उसी कोरलाइन ने, डॉक्टर कार्लाइल ने मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर उस कोरलाइन ने है यहां पर 1871-72 में 1871-72 में है यहां पर अध्ययन किया था। इसी सभ्यता का पुनः अध्ययन किया था 1871-72 में डॉक्टर कोरलाइन ने। और यहां पर भीमसेन की पहाड़ी पर मित्रों है उसने है सम्राट अशोक का एक दूसरा शिलालेख भी उसने खोजा था। ठीक है मित्रों? हाँ बिल्कुल सब्दर जी, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ अब देखिए मित्रों डॉक्टर कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइन ने 1871-72 में बैराट में इस सभ्यता का अध्ययन कर भीमसेन पहाड़ी पर अशोक का, सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। तो सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख किसने खोजा मित्रों? हाँ सम्राट
अशोक का, बिल्कुल वो भी पढ़ा देंगे बलदेव जी, सभी आ जाएंगे। सम्राट अशोक का जो दूसरा शिलालेख है मित्रों, वो किसने खोजा था मित्रों? डॉक्टर कार्लाइन ने। किसने? डॉक्टर कार्लाइन ने खरीदा था, डॉक्टर कार्लाइन ने इसको खोजा था। डॉक्टर कार्लाइन ने 1871-72 में यहाँ पर अध्ययन किया और भीमसेन पहाड़ी पर इसका है मित्रों यहाँ पर अध्ययन किया था और भीमसेन पहाड़ी पर इसको खोजा था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में बात की जाए मित्रों कि यहाँ पर जयपुर के महाराजा थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा कौन थे मित्रों? राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय के काल में मित्रों यहाँ पर है इस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ, खोज हुई और राम सिंह द्वितीय के काल पर यहाँ पर स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा क्या होता है मित्रों? यानी एक सोने का कलश प्राप्त हुआ और उस सोने के कलश में क्या मिला मित्रों? वहां पर उस सोने के कलश में मित्रों है जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली थी। तो राम सिंह के काल में जयपुर का राजा कौन था? जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के काल में बैराट में एक स्वर्ण मंजूषा मिली। स्वर्ण मंजूषा अर्थात सोने का कलश बोल सकते हो आप। एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें, हाँ, स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां, तो आपसे पूछ ले भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां है, वो अस्थियां कहां पर मिली? तो गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं मित्रों वो राम सिंह के समय मिली थी, जयपुर के राम सिंह के समय मिली थी मित्रों, जिसकी जो यहाँ पर जो स्वयं सिंह के समय जो उत्खनन करता था वो कित्ताराम जी था। एक कित्ताराम जी खंगारोत था, जिस कित्ताराम जी खंगारोत ने यहाँ पर जो खुदाई की थी, तो उस कित्ताराम जी खंगारोत को ये वहां पर ये स्वर्ण मंजूषा मिली थी मित्रों। ध्यान रखना, सोने का कलश मिला था और उस सोने के कलश में मित्रों है वो आपको ध्यान में रखना है गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली थी। और ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है मित्रों कि स्वर्ण मंजूषा या सोने के कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियां है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। वो सभ्यता स्थल कौन सा था? वो सभ्यता स्थल आपका बैराट सभ्यता स्थल था, जिसे विराटनगर सभ्यता भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, आगे पढ़े देखो मित्रों, इसी सभ्यता स्थल का 1910 में इस सभ्यता स्थल का अध्ययन किसने किया? 1910 में डॉक्टर भंडारकर आया था। कौन आया था मित्रों? डॉक्टर D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने इस सभ्यता का अध्ययन किया। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इस सभ्यता का अध्ययन कब किया? 1910 में। इसके पश्चात में 1936 में आए मित्रों यहाँ पर दयाराम साहनी। 1936 में कौन आए? दयाराम साहनी आए। और दयाराम साहनी ने मित्रों यहाँ पर कई पहाड़ियों का अध्ययन किया था। जैसे बैराट में जो पहाड़ियां हैं, बिज्जक की पहाड़ी है, भीमदेव की पहाड़ी है मित्रों, मोती डूंगरी है ना, इसके अलावा जो महादेव डूंगरी है, इन सब का अध्ययन किसने किया था? इन सब का अध्ययन मित्रों किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी कब आए मित्रों? यहाँ पर दयाराम साहनी कब आए मित्रों? 1936-37 में। 1936-37 में। और दयाराम साहनी ने किन किन पहाड़ियों के बारे में यहाँ पर लिखा है? दयाराम साहनी कहते हैं कि बिज्जक की पहाड़ी, दयाराम साहनी है मित्रों यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी। हाँ, बढ़िया महादेव जी, स्वागत है, धन्यवाद। बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, इसके अलावा को मित्रों मोती डूंगरी, इसके अलावा मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, इन सब स्थलों के बारे में किसने बताया मित्रों? इन सभी स्थलों के बारे में दयाराम साहनी ने बताया था। किसने बताया था? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने मित्रों यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी का उल्लेख किया, भीम डूंगरी का उल्लेख किया, मोती डूंगरी का उल्लेख किया, महादेव डूंगरी का उल्लेख किया। ये सारे की सारी जो डूंगरियां हैं इनका उल्लेख है मित्रों किसने किया है? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है मित्रों, तो बैराट में जो उत्खनन का कार्य हुआ था, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो उत्खनन करता थे, यानी व्यापक रूप से जो उत्खनन करता थे, वो दयाराम साहनी
के नेतृत्व में 1936-37 में हुआ था। और इसी उत्खनन के कार्य को मित्रों 1961 और 62 ईस्वी में बढ़ाया गया था व्यापक रूप से। वो थे मित्रों कैलाशनाथ दीक्षित थे। कैलाशनाथ दीक्षित के साथ एक व्यक्ति और था, नील रतन बनर्जी। तो 1961-62 में 1961-62 में जो व्यापक उत्खनन हुआ था, विस्तृत रूप से व्यापक उत्खनन, ये व्यापक उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? कैलाशनाथ दीक्षित वह नील रतन बनर्जी। उन्नीस सौ 61-62 में सब्बाजी सैयद, कई टॉपिक पढ़ा दिए मैंने इतिहास के, आपको काफी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, आधे हो गए, आधे भी बाकी हैं। सारे हिस्ट्री करवाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आपका। हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है, चाहे आप राजस्थान पुलिस पटवार दो या आप एलडीसी दो, सेकंड ग्रेड दो, रीट दो, कोई भी एग्जाम दो मित्रों, सारे के सारे एक से लेकर अंत तक जितने भी टॉपिक बनते हैं हिस्ट्री में सारे पढ़ाएंगे। 1961-62 में व्यापक उत्खनन हुआ, कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पर ये व्यापक उत्खनन हुआ था। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, डॉक्टर कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने यहाँ पर 1871-72 में अध्ययन किया था और भीमसेन पहाड़ी पर अशोक का दूसरा शिलालेख इन्होंने खोजा था। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के काल में, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, एक स्वर्ण मंजूषा सोने का कलश मिला था, ध्यान रखना मित्रों, उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए 1910 में डॉक्टर भंडारकर आया था मित्रों, इस सभ्यता का अध्ययन किया था। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी आए थे यहाँ पर 1936-37 में, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, इन सब सभ्यता स्थलों का पता इन्होंने लगाया था। 1961-62 में व्यापक उत्खनन हुआ था कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी के नेतृत्व में। तो मित्रों लीजिए आप स्क्रीनशॉट। धन्यवाद बलदेव जी गोदारा। इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए। देखिए जो मित्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है कि मित्रों आप यदि पढ़ना चाहते हो रियल में, तो आपको जो मैटर मिल रहा है उससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है। और यदि आप मन लगाकर यहाँ पर पढ़ रहे हो मित्रों, एक बार पढ़ रहे हो, उसके बाद में यदि नोट्स बना रहे हो, घर पर एक बार आप रिवाइज भी कर रहे हो, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा एक बार। यानी एक बार अभी आप रिवाइज भी करते हो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा ये मैटर घर पर। और उसके बाद में आप कभी भी यदि एक बार इनको रिवाइज, महीने 2 महीने में एक बार रिवाइज करोगे तो आसानी से चीजें समझ आ जाएगी। और आप यदि एक बार इनको, कई बच्चे कहते हैं सर ये तो गाइड में पढ़ लेंगे, तो गाइड में पढ़ोगे सीधा, एक तो कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उसको पढ़ाए हुए को पढ़ते हो, कितना इजी लगता है। और यदि आप सीधा गाइड लेकर पढ़ते हो तो आपको कोई चीजें समझ नहीं आएगी, जल्दी से समझ नहीं आएगी। यदि पढ़ाई हुई चीज आप गाइड में भी पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, वास्तव में यार मजा आया कि ये चीज मैंने पढ़ी है, ये चीज मैंने बोर्ड पर पढ़ी है। वो चीजें पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ी। तो एक दो चार चीजें तो आप यदि यहाँ पर नहीं भी यदि मान लो नहीं बता पाते हैं तो 2-4 चीजें तो आप भी याद कर सकते हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 2-4 चीजें याद करनी है। लेकिन पूरा ही मैटर आप गाइड से पढ़ोगे तो वो याद नहीं होगा मित्रों, कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए महादेव जी आगे। चलिए सिमरन जी धन्यवाद आपका भी। अब देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, इसी सभ्यता में आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों विराट, इसे कहते हैं मित्रों विराट सभ्यता, क्योंकि यहां पर था विराट नगर। क्या था मित्रों? विराट नगर, पहले विराट नगर था। और मित्रों विराट नगर के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विराट नगर क्या था मित्रों? यदि आपने देखो कोई ने महाभारत देखी है, आप में से कितनों ने देखी है वो तो मुझे नहीं पता, आपको ही पता है कि विराट नगर एक साम्राज्य था। और महाभारत काल में आपने देखा हो कि जब कौरव और पांडवों के मध्य द्वित क्रीड़ा हुई थी, उस द्वित क्रीड़ा के पश्चात है जो कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का तो जो वनवास दिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। और उस समय यह शर्त रखी थी कि यदि आपने आपको 1 वर्ष के अज्ञातवास में हमने
ढूंढ लिया तो आपको वापस 12 वर्ष का क्या मिलेगा, वनवास मिलेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। तो पांडवों ने मित्रों वो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था उसमें पांडवों के साथ ये शर्त थी कि उस अज्ञातवास का जो 1 वर्ष है उसको आपको कैसे जैसे आपको छिपाना है। तो पांडवों ने मित्रों जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है कौरवों से छिपने के लिए वहां पर वो किस नगर में बिताया था, पांडवों ने 1 वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था वो इसी विराट नगर में बिताया था। तो पांडवों ने यहां पर क्या बिताया था मित्रों, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कौरवों ने जो अज्ञातवास दिया था वो 1 वर्ष का अज्ञातवास कहां पर बिताया था मित्रों, यहीं पर बिताया था। अब देखो मित्रों उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में काफी, आपने यदि महाभारत देखी तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है वहां पर विराट नगर के अंदर। मैंने तो 2-4 बार देखी है महाभारत और काफी चीजें देखी थी उस समय महाभारत में। देखो तो देखो मित्रों क्या क्या देखने को मिलता है विराट नगर में, देखिए महाभारत काल में। तो इस समय यहाँ पर देखो एक बात कहते हैं कि द्रौपदी को प्यास लग गई थी और द्रौपदी को प्यास लग गई तो उस समय जो भीम था मित्रों, उस भीम ने अपनी गद्दा मारकर है एक पहाड़ी पर है एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे क्या कहते हैं, भीमताल कहते हैं। तो एक तो मित्रों जो भीम है, इस भीम ने किसका निर्माण करवाया था मित्रों, भीमताल का निर्माण करवाया था। यहां पर भीम द्वारा किसका निर्माण हुआ था, भीमताल तालाब का निर्माण हुआ विराट नगर में। तो विराट नगर में भीम द्वारा भीमताल तालाब का निर्माण हुआ था, क्योंकि द्रौपदी को जब प्यास लग गई थी तो द्रौपदी को प्यास लग गई तो भीम ने अपने गद्दा मारकर है मित्रों पहाड़ी में है मित्रों है एक ताल का निर्माण कर दिया था, उसे कहते हैं भीमताल तालाब कहते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों यहाँ पर और क्या क्या था, यानी जब पांडव यहाँ पर इस विराट नगर में रहते तो अपना जो रूप है ना, वास्तविक रूप है वो उन्होंने छुपा रखा था। विराट नगर के जो राजा थे उस राजा से भी उन्होंने अपना वास्तविक रूप है उन्होंने छिपा रखा था। यानी यहाँ पर जो पांडव है वो अलग अलग बन रखे थे। जैसे भीम है वो भीम वहां पर एक रसोईया बना था। अर्जुन है वो अर्जुन क्या था मित्रों, वहां पर अर्जुन है वो विराट नगर का जो राजा था उसकी एक पुत्री थी उत्तरा, उस उत्तरा को है वो नृत्य सिखा रहा था। तो अर्जुन एक महिला के वेश में था वहां पर, यानी एक महिला बना हुआ था और उसकी पुत्री थी उत्तरा विराट नगर के राजा की, तो उस उत्तरा को वह नृत्य सिखाता। इसी प्रकार जो द्रौपदी है, ये द्रौपदी है वो एक सरेंद्री बनी हुई थी। वहां पर क्या बनी हुई थी, सरेंद्री, यानी जो विराट नगर का राजा था उस राजा की जो पत्नी थी उस पत्नी को संवारने वाली, उस पत्नी के बाल वगैरह बांधने वाली वो कौन थी, वो द्रौपदी थी। इसी प्रकार जो युधिष्ठिर है वो मित्रों, वो युधिष्ठिर है वो उस राजा के साथ चौपड़ पासा वगैरह खेलता था। हाँ, और इसी प्रकार जो 2 नकुल और सहदेव 2 भाई थे वो वहां पर जो घोड़े वगैरह हैं वो उन घोड़ों वगैरह की वहां पर रखेल करते थे। तो यहाँ पर मित्रों जो भीम है, इसी समय एक था किच्चक, किच्चक नाम का व्यक्ति था। ये किच्चक कौन था, ये किच्चक था मित्रों इस विराट नगर का राजा था। उस राजा की जो पत्नी थी उस पत्नी का भाई था। तो विराट नगर के राजा की जो पत्नी थी उस पत्नी का भाई था किच्चक। कौन था, किच्चक। और ये किच्चक है मित्रों, इस किच्चक की पहाड़ियां भी याद रखना, यानी किच्चक के जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो किच्चक की राजमहल की पहाड़ियां भी विराट नगर में मिलती हैं। और इस किच्चक ने मित्रों कहते हैं कि एक बार है वो द्रौपदी है, इस द्रौपदी को काफी परेशान करता था। यानी द्रौपदी को, इस किच्चक को ये पता नहीं था कि ये द्रौपदी है या जो ये पांडवों की पत्नी है। तो यहाँ पर किच्चक इसको जब परेशान करता था तो द्रौपदी ने एक बार इस भीम को बता दिया। तो भीम ने मित्रों इस किच्चक का क्या कर दिया था, बाद में वध किया था। आप एक बार महाभारत देखना मित्रों, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पर इस प्रसंग में काफी बार मैंने देखी है महाभारत। तो देखिए मित्रों यहाँ पर किच्चक का वध किसने किया था मित्रों, किच्चक का वध है वो भीम ने किया था। और भीम ने किच्चक का वध कैसे किया था, यदि आपने देखी है महाभारत, तो भीम है वो एक महिला का वेश बनाकर बैठ जाता है कमरे में और कहता है कि मैं द्रौपदी हूँ। यानी द्रौपदी को कह दिया था पहले ही भीम ने कि आज मैं आपके स्थान पर उस कमरे में बैठ जाऊंगा। और उस कमरे में कौन बैठ गया था, भीम है वो महिला बनकर बैठ गया था। और उसके बाद में है मित्रों ये कौन जाता है, किच्चक उस रूम में जाता है। किसके पास, किच्चक सोचता है कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई है और मुझे आज किसने बुला लिया है, मुझे आज तो द्रौपदी ने बुला लिया है। लेकिन वहां पर जब किच्चक जाता है उस रूम में तो वहां पर जैसे ये उसका घूंघट उतारता है तो वहां पर कौन मिलता है उसे मिलता है भीम। और उसके पश्चात ये भीम मित्र इस किच्चक का क्या कर देता है, वध कर देता है। ठीक है मित्रों, अब यहीं पर मित्रों इस विराट नगर का जो राजा था, इस विराट नगर के राजा की एक पुत्री थी उत्तरा। इस विराट नगर के राजा की पुत्री कौन थी, उत्तरा।
विराटनगर के राजा की पुत्री कौन थी? उत्तरा। उत्तरा नाम की पुत्री थी, इसकी बेटी थी, विराटनगर के राजा की बेटी थी उत्तरा। अब मित्रों उत्तरा है, इस उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तरा है मित्रों, इस उत्तरा को है मित्रों जो अर्जुन था, ये अर्जुन नृत्य सिखाता था। विराटनगर के राजा की बेटी को है मित्रों अर्जुन क्या सिखाता था? नृत्य सिखाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तरा है वो अर्जुन से क्या करने लगी? प्रेम करने लगी थी। लेकिन बाद में अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा कि आपको मैंने नृत्य सिखाया है और आप मेरी यहाँ पर बेटी समान हो, आप मेरी यहाँ पर बेटी समान हो, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उत्तरा ने कहा कि मैं तो आपको पति मान चुकी हूं। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ठीक है आप मुझे पति मान चुके हो, तो लेकिन ध्यान रखना मेरा एक बेटा है अभिमन्यु, मैं है आपकी शादी उससे करवा दूंगा, वो मेरे से कम नहीं है। उसके पश्चात अर्जुन को पति मान चुकी थी, उसने कहा था कि मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अर्जुन ने समझाकर और उसको है उत्तरा का विवाह किससे करवा दिया? इस उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से करवा दिया। अभिमन्यु कौन था मित्रों? अर्जुन का पुत्र था। तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु से है मित्रों इस उत्तरा का विवाह करवा दिया। उत्तरा को आपने देखा होगा, बहुत सुंदर थी, महाभारत में आपने देखा होगा। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों यहाँ पर आपको यदि महाभारत रियल में देखिए तो आपको पता होगा कि इसी विराटनगर में कौरव आते हैं। कौन आते हैं? कौरव आते हैं एक बार। और कौरव आते हैं कि यहाँ पर विराटनगर की जो गायें हैं वो गायें हड़प कर ले जाते हैं। विराटनगर की गायें कौन ले गए थे? कौरव ले गए थे। और बाद में मित्रों विराटनगर का राजा है ये चिंतित हो जाता है, क्योंकि विराटनगर का राजा कौरवों का सामना नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? जब पांडव अज्ञातवास में आए थे तो कौरवों के साथ कौन कौन थे? जो भीष्म पितामह थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, जो कर्ण था, अंगराज कर्ण था, ये सारे जो वीर योद्धा थे, कृपाचार्य थे, इसके अलावा कौरव की सेना थी, ये सारी सेना उनके पास थी। अब जो विराटनगर के राजा है वो इनका सामना कैसे कर सकता है? तो जब इनकी गायें उठाकर ले गए, यानी इनकी गायें विराटनगर के राजा की जो गायें थी वो गायें कौन ले गए थे? वो कौरव ले गए थे। तो कौरव को पता था कि हमारा सामना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर विराटनगर के राजा है, राजा को कहा कि इसने अर्जुन ने कहा कि मैं है आपके पुत्र का है वो सारथी बनकर जाऊंगा। उसके बाद में अर्जुन है, अर्जुन विराटनगर के राजा के पुत्र का क्या बनता है? सारथी बनकर जाता है युद्ध में। और सारथी बनकर जाता है और उसके साथ में जहां पर युद्ध करने जाता है उस समय उस कौरवों की सेना को देखकर विराटनगर के राजा का बेटा है वो वहां से भागने लग जाता है। भागने लग जाता है तो अर्जुन वहां से सारथी बना हुआ था, महिला के वेश में था, लेकिन उसने उसको भागते हुए पकड़ा और अपने कंधों पर रखकर वापस कहां पर लाया? उसको उस रथ पर लाया। कहा कि ठीक है तू युद्ध नहीं लड़ सकता तो यहां से युद्ध छोड़कर भाग मत, यदि तू मेरे साथ आया है तो यहां पर अब मैं युद्ध लड़ूंगा। तो उसने कहा कि आप तो महिला और आप युद्ध लड़कर क्या कैसे जीत पाओगी इतनी बड़ी सेना को? उसे पता नहीं था कि ये अर्जुन है। उसके पश्चात अर्जुन ने मित्रों एक पेड़ के पास उसे ले गया और उस पेड़ पर अर्जुन के अस्त्र शस्त्र छिपाए हुए थे और अर्जुन ने वो अस्त्र शस्त्र उससे नीचे उतराए। उसके पश्चात उसने अर्जुन ने अपना वास्तविक रूप बताया कि मैं अर्जुन हूं। उसके पश्चात मित्रों पांडवों को यहां पर पता चला कि ये तो कौन है? अर्जुन है। उसके पश्चात अर्जुन अकेला था, अर्जुन अकेला था और पांडवों की सेना, कौरवों की सेना में कौरव पूरे थे, जो भीष्म पितामह थे, अर्जुन का गुरु था द्रोणाचार्य वो भी था, अंगराज कर्ण था, सारे सेना थी। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से मित्रों उन सभी की जो सेना थी उन सभी की सेना को वहां पर हरा दिया था। इसके पश्चात मित्रों विराटनगर के राजा के पास जब इसका बेटा जाता है तो इसके बेटा अपने बेटे को शाबाशी देता है, लेकिन बेटा कहता है कि इसकी शाबाशी की जरूरत नहीं है, इस युद्ध को मैंने नहीं जीता है, इस युद्ध को तो किसने जीता है? अर्जुन ने जीता है। उसके पश्चात है मित्रों है अर्जुन है वो अपना वास्तविक रूप यहाँ पर बताते हैं, युधिष्ठिर सब बताते हैं। तो विराटनगर का राजा इनसे क्या मांगता है? फिर माफी मांगता है कि हमसे गलती हो गई, आप इतने बड़े घराने के थे और हमें पता ही नहीं था कि आप हमारी सेवा में यहाँ पर सेवा में बैठे हो और आप हमारी सेवा कर रहे हो। तो फिर उन्होंने जो युधिष्ठिर था इनका बड़ा भाई था उसने बताया कि हमें जो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था हम तो उस अज्ञातवास में यहाँ पर बैठे, ये हमारी मजबूरी थी और हम आपके आभारी है कि आपने हमें 1 वर्ष यहाँ पर रखा। इसके पश्चात मित्रों जो युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होता है, उस युद्ध की तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। 18 दिन चला था। उस युद्ध में मित्र विराटनगर का राजा है अपने पुत्र को भेजता है और उसका पुत्र भी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री जो उत्तरा थी, उत्तरा का विवाह किसके साथ कर देता है? अभिमन्यु के साथ कर देता है। तो ये मित्र महाभारत की स्टोरी है, यहाँ पर हमें नहीं करनी, लेकिन आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या पूछ सकते हैं मित्रों कि महाभारत काल के साक्ष्य, महाभारत काल के साक्ष्य कौन कौन से? जैसे भीम द्वारा भीमताल बनाना, किचक का वध करना, उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से, या कौरवों के द्वारा विराटनगर की जो गायें थी उन गायों को हराना। हाँ, ये सारे जो प्रसंग है ये किस सभ्यता से हैं?
ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो मित्रों ये सारे के सारे संबंध है मित्रों, ये बैराट सभ्यता से है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल मित्रों, ये रामायण और महाभारत है, आपको देखनी चाहिए, बहुत है, इनसे ज्ञान की चीजें मिलती है आपको काफी। आप तो आजकल क्या वो फिल्मों में चल गए, लेकिन ध्यान रखना ये आपको ऐसी चीजें देखनी चाहिए। यदि साल में आपको टाइम मिलता है कभी 1 साल 2-4 साल, एक बार इनको जरूर देखना चाहिए। जिस प्रकार की बार जो लॉकडाउन लगा था ना की बार पीछे, वो इस लॉकडाउन में रामायण और महाभारत वो पूरी दिखाई थी। हालांकि मेरी पूरी देखी हुई थी रामायण महाभारत, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता हूं। तो पूरी रामायण और महाभारत मैंने पूरी लॉकडाउन में जो दूरदर्शन चैनल था, उस दूरदर्शन चैनल पर मैंने पूरी रामायण देखी थी और पूरी महाभारत देखी थी। आपने भी देखी होगी किसी ने। तो ये चलो आगे चलते हैं, ये तो रामायण महाभारत की बातें छोड़ो, यहाँ पर चलते हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, महाभारत काल के साक्ष्य, महाभारत काल के साक्ष्य है वो किस सभ्यता से संबंधित है? ये आपकी विराट नगर सभ्यता से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, इसी सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता में देखिए अशोक के काल में, अशोक कालीन क्या क्या मिले हैं इसी सभ्यता में? अशोक कालीन है वो देखिए, एक तो महात्मा जो गौतम बुद्ध है, उस गौतम बुद्ध की से संबंधित है। मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है, मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की है प्रतिमा मिली है इसी बैराट में। और यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो यहाँ पर जो अवशेष है या जो स्तंभ है, मठ है, वो यहाँ पर मिले। तो मौर्य काल में अशोक कालीन है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मथुरा शैली में मिली है। मथुरा शैली में किसकी मिली है? गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा यहाँ पर मित्रों बौद्ध धर्म से संबंधित स्तंभ वह मठ मिले हैं, जो हीनयान शाखा है ना, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, उस हीनयान शाखा से संबंधित बौद्ध धर्म के, हाँ हाँ, ये तो कोर्स में नहीं है। क्या नहीं है कोर्स नीतू जी? ये तो कोर्स में है ना, पूरे बैराट सभ्यता से संबंधित बताया मैंने आपको, जो बताया पूरा। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिमा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है मथुरा शैली में, स्तंभ मठ मिले हैं बौद्ध धर्म के, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध मंदिर मित्रों, बौद्ध मंदिर यानी गोल बौद्ध मंदिर मिले यहाँ पर। गोल कैसे है? गोल है जो बौद्ध मंदिर मिले, आपको ध्यान रखना है मित्रों। ये बौद्ध मंदिर है मित्रों, इसी सभ्यता में मिलते हैं। यानी सबसे पहले मंदिरों के अवशेष, आपसे पूछ ले कि मंदिरों के अवशेष है वो सबसे पहले कहां पर मिले? ये बिज्जक की पहाड़ी पर मिलते हैं। सबसे पहले मंदिरों के अवशेष है मित्रों, वो इसी बिज्जक की पहाड़ी पर मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर क्या मिली? 36 मुद्राएं। कितने मिले? 36 मुद्राएं मिली यहाँ पर। कितने मिले यहाँ पर? 36 मुद्राएं। उनमें से देखो 8 मुद्राएं तो पंचमार्क सिक्के, 8 मुद्राएं तो कैसी थी? यहाँ पर पंचमार्क सिक्के थे, यानी 8 मुद्राएं तो पंचमार्क सिक्कों के रूप में थी। और 28 मुद्राएं बच गई। वो 28 मुद्राएं कैसी थी? वो 28 मुद्राएं थी ग्रीक व यूनानी, ग्रीक व यूनानी मुद्राएं थी। और इन 28 मुद्राओं में भी मित्रों ध्यान रखना, जो ग्रीक मुद्राएं थी, इन ग्रीक इंडो ग्रीक मुद्राएं, यूनानी मुद्राओं में एक यूनानी राजा था, उस यूनानी राजा का नाम था मिनेंडर, ऐसा नाम था। उस मिनेंडर की जो 16 मुद्राएं हैं, वो 16 मुद्राएं भी मिलती है। यूनानी राजा था मिनेंडर, उस मिनेंडर की 16 मुद्राएं भी इन्हीं में मिलती है। तो 36 मुद्राएं मिलती है। और वो 36 मुद्राएं में तो एक सूती कपड़ा था, और वो सूती कपड़ा था, इस सूती कपड़े में बंधी हुई, और एक भांड था, मर्द भांड, एक मिट्टी का बर्तन था। उस मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े में बंधी हुई ये 36 मुद्राएं मिली थी। उन 36 मुद्राओं में 8 तो पंचमार्क सिक्कों के रूप में थी, 28 मुद्राएं ग्रीक और यूनानी थी, और उनमें भी 16 मुद्राएं, यूनानियों में भी 16 मुद्राएं वहां का राजा था मिनेंडर, उस मिनेंडर से संबंधित थी। तो बैराट सभ्यता में एक तो महाभारत कालीन साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक कालीन गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, स्तंभ मठ मिलते हैं, बौद्ध मंदिर मिलते हैं, मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, 36 मुद्राएं यहाँ पर मिली है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे। गणेश और सभ्यता भी करवानी है आपको, आज हो जाएगी।
गणेश्वर सभ्यता बड़ी नहीं इतनी। हाँ, अब देखिए मित्रों आगे क्या क्या मिलता है। इसी सभ्यता के बारे में बात की जाए तो यानी इसी सभ्यता में देखिए, इसी सभ्यता में यहां पर आया था एक चीनी यात्री हेनसांग। कब आया था? 634 में। चीनी यात्री हेनसांग आया था मित्रों यहां पर 634 में। कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांग आया था, बैराट में आया था। ठीक है मित्रों, और बैराट में आकर इसने मित्रों यहां पर 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। 8 बौद्ध मठों का उल्लेख। चीनी यात्री हेनसांग, जिसकी पुस्तक कौन सी थी? शी यू की। ये तो आपको पता होगा, चीनी यात्री हेनसांग की एक पुस्तक थी ना मित्रों, शी यू की। इसने यहाँ पर 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। और जो चीनी यात्री था, इसने जो यात्रा की, इस यात्रा का नाम क्या दिया था मित्रों? इसने अपनी इस यात्रा का नाम दिया था पार यात्रा। इस यात्रा का नाम क्या दिया था? इसने पार यात्रा कहा था। यानी चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी इस यात्रा का नाम पार यात्रा कहा था। और मित्रों इसी हेनसांग ने इस सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया? तो इसने यहां पर कहा है कि यहां पर जो जितने भी स्तंभ थे, ये स्तंभ किसने तुड़वा दिए थे? ये स्तंभ है यहां पर जहां हूण शासक था मिहिर कुल। कौन था? हूण शासक मिहिर कुल ने तुड़वाई। जितने भी स्तंभ है बौद्धों के, जो मठ है, बौद्ध मठ है, बौद्ध स्तंभ है, ये बौद्ध स्तंभ है, बौद्ध मठ किसने तुड़ाए थे? ये बौद्ध मठ और बौद्ध स्तंभ है मित्रों किसने तुड़वाए थे? ये है एक हूण शासक था मिहिर कुल। और दयाराम सायन में भी मित्रों यही बात लिखता है। दयाराम सायन ने भी क्या लिखता है कि दयाराम सायन ने भी कहता है कि हूण शासक मिहिर कुल ने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ के जो स्तंभ है, ये मठ है, ये तुड़वाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या क्या चित्र मिलते हैं? देखो यहां पर मित्रों देखो आपको हिरण, हाथी, चित्ता, भालू, शुतुरमुर्ग, इनके तो चित्र मिलते ही है। इन सभी के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा एक शेर की प्रतिमा मिलती है। एक शेर की प्रतिमा मिलती है मित्रों, जिसका टखना टूटा हुआ था। शेर की प्रतिमा जिसका टखना टूटा हुआ था। यहां पर एक शेर की प्रतिमा भी मिलती है मित्रों, जिसका टखना टूटा हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर काले चमकीले मृद बाण मिलते हैं। काले चमकीले मृद बाण, तो काले चमकीले मृद बाण अर्थात एकदम काले चमकीले मिट्टी के बर्तन, जो उत्तर भारत में सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। उत्तर भारत में सिर्फ यहीं पर मिलते हैं काले चमकीले मृद बाण। काले चमकीले मिट्टी के मृद बाण, मिट्टी के बने हुए बर्तन है, वो इसी सभ्यता में आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, इसके अलावा मित्रों यहां पर देखिए तीर, लोहे के तीर व भाले, लोहे के तीर व भाले, लोहे के तीर व भाले मिले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे इसका पता चलता है कि ये सभ्यता कैसी थी। ये सभ्यता लोह युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? लोह युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर लोहे के तीर और भाले मिले मित्रों, और इससे पता चलता है कि यहाँ पर सभ्यता कैसी थी? लोह युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल, हाँ, आज तो सभी मित्र आराम से पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान लगाकर। धन्यवाद सभी का। अब देखिए मित्रों आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। इसी सभ्यता में मित्रों देखो मुगल काल में, इसी सभ्यता में मुगल काल में मिलते हैं मित्रों सिक्के ढालने की टकसाल। सिक्के ढालने की टकसाल मुगल काल में यहां पर क्या मिलता है मित्रों? मुगल काल में मित्रों यहां पर सिक्के ढालने की टकसाल मिलती है। मुगल काल में यहां पर क्या मिलती है? सिक्के ढालने की टकसाल। बिल्कुल समझिए, सही कहा। सिक्के ढालने की टकसाल है वो मुगल काल में यहां मिलती है, अकबर और जहांगीर के काल में। अकबर और जहांगीर के काल में यहां पर सिक्के ढालने की क्या मिलती है मित्रों? टकसाल मिलती है, सिक्के बनाए जाते थे यहां पर। ठीक है मित्रों, अकबर के काल में बनी थी, जहांगीर के काल में भी टकसाल है, इसमें सिक्के डाले जाते थे। तो ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मित्रों जो चित्र बने थे वो चित्र थे पाषाण कालीन चित्र, तो इसलिए इसे पाषाण कालीन चित्रकला भी कहते हैं। तो पाषाण कालीन चित्रकला का विकास हुआ था यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो लगभग लगभग मुख्य पॉइंट है मित्रों दोनों की हमने चर्चा कर ली है। सिक्के हैं यहाँ पर, और सिक्के बैराट में मिले थे, जहाँ पर अकबर की छतरी भी है उसका भी उल्लेख मिलता है। तो मित्रों ये बैराट सभ्यता थी। यहाँ पर चीनी यात्री हिंसार भी आया था जिसने 8 बौद्ध मतों का उल्लेख किया है। पार यात्रा जिसने अपनी यात्रा का नाम दिया, और जो मिहिर कुल है उस मिहिर कुल ने आके स्तंभ तोड़वा दिए थे, बौद्ध मठ तोड़वा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। हिरण, हाथी, चित्ता, भालू, शत्रुमुर्ग, इन सभी के चित्रों का उल्लेख है। शेर की प्रतिमा है जिसका टखना टूटा हुआ था, ये और काले चमकीले मर्द भांड मिलते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा नारी की प्रतिमा भी मिलती है, नारी की प्रतिमा, हाँ नारी की प्रतिमा मिलती है, खंडित नारी की प्रतिमा मिलती है यहाँ पर, खंडित नारी की प्रतिमा बैराट में भी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा लोहे के तीर और भाले मिले, इसलिए इसे लोहे युग सभ्यता कहते हैं। मुगल काल में सिक्के डालने की टकसाल खुली, पाषाण कालीन चित्रकला का विकास हुआ, खंडित नारी की यहाँ पर प्रतिमा मिलती है। लीजिए स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर जो खंडित नारी की प्रतिमा है मित्रों, ये खंडित नारी कैसी थी? नर्तकी थी। एक कैसी थी? नर्तकी, जो नाचने वाली थी। नाचने वाली जो नर्तकी है मित्रों, उस नाचने वाली नर्तकी का यहाँ पर ये प्रमाण मिलता है। चलिए आगे। अब देखिए एक छोटी सी सभ्यता है यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता। इसी के साथ आपका तो सेकंड ग्रेड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट है सेकंड ग्रेड में है मित्रों, वो सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको पता है तो यहाँ पर 4 ही सभ्यता है। सेकंड ग्रेड में कितनी सभ्यता है? 4 ही सभ्यता है मित्रों। चारों सभ्यताएं 2 मैंने कल करवा दी थी, आहड़, कालीबंगा, और आज एक बैराट हो गई। और अब कौन सी बच गई आपकी? गणेश्वर सभ्यता। ये होते ही यहाँ पर सेकंड ग्रेड वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गणेश्वर सभ्यता कहां पर है मित्रों? सीकर में। और सीकर में भी कहां पर है? नीम का थाना। सीकर को कौन सा है? नीम का थाना मुख्य रूप से। और एक नदी है कातली, कौन सी नदी के किनारे है? गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है मित्रों? नमस्कार चुबुल जी पांडे, कातली नदी के किनारे। हाँ बिल्कुल सुमन जी, बढ़िया है, याद करते जाइए साथ साथ में। हाँ कातली नदी के किनारे। पूजा जी पूछ रहे कौन सी सड़क? हाँ सिमरन जी यादव आज नीम का थाना से है। अच्छा, कातली नदी के किनारे है मित्रों। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर एक स्थान है, गणेश्वर एक स्थान है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों, इस सभ्यता की बात की जाए तो रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसका काल, रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसका जो काल है, इसका काल है मित्रों 2800 ईसा पूर्व है। 2800 ईसा पूर्व है इसका काल। कब माना गया है? 2800 ईसा पूर्व मित्रों इसका काल माना गया है। और इसके जो उपनाम है, इसके उपनाम क्या है? गणेश्वर सभ्यता के ताम्र संचय नगरी। क्या कहते हैं? ताम्र संचय नगरी। बिल्कुल, कातली नदी के बारे में आप जियोग्राफी में मेरे से ज्यादा जानते हो। ताम्र संचय नगरी, इसे क्या कहते हैं मित्रों? ताम्र संचय नगरी कहते हैं गणेश्वर को, इसी सभ्यता को। इसे ही कहते हैं ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, और भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन। तो ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता पूछ ले आपको, इंपॉर्टेंट है मित्रों। ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है। और ये इंपॉर्टेंट सबसे, ये काफी बार पूछा गया है कि भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं मित्रों? तो भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी इसी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है मित्रों। हाँ, इसका जो उत्खनन है मित्रों, इसका उत्खनन है मित्रों वो R.C. अग्रवाल ने 1977 में किया था, 1977 में किया था। तो उत्खनन करता R.C. रतन चंद्र अग्रवाल कब किया था?
1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। नमस्कार मिस आर जी बलदेव जी। और इसके पश्चात इसका विस्तृत उत्खनन कर दिया था विजय कुमार ने, विजय कुमार। और विजय कुमार ने इसके बाद में किया था 1978 से लेकर 89 तक, 1978 से लेकर 89 तक, 1978 से लेकर 89 तक इसका विस्तृत खनन किया था। इसका विस्तृत खनन किसने किया था? विजय कुमार ने किया था। किसके पश्चात? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के पश्चात इसका विस्तृत खनन किया था। ठीक है। अब यहां पर मित्रों तांबे के 200 उपकरण मिले थे। तांबे के कितने उपकरण मिले? 200 उपकरण मिले। तांबे के 200 उपकरण मिले। गणेश्वर सभ्यता में कितने उपकरण मिले? तांबे के 200। और भारत में ये एक साथ तांबे के इतने उपकरण वो पहली बार मिले थे। भारत में ये प्रथम बार थे, यानी भारत में प्रथम बार इतने एक साथ मिले थे। भारत में प्रथम बार एक साथ तांबे के उपकरण है, वो इसी सभ्यता में मिले थे। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं? भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो एक साथ तांबे के 200 उपकरण मिले थे और भारत में इसे प्रथम बार क्या है? भारत में सबसे पहले इसी जगह मिले थे। ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब तांबे के यहां पर जो तांबे के औजार मिले थे, उपकरण मिले थे, इनमें सबसे इंपोर्टेंट क्या जो एग्जाम में पूछा गया है, वो पूछा गया मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा यहां पर मिला है, मछली पकड़ने का कांटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया ही। और मछली पकड़ने का कांटा कहते हैं कि यहाँ पर जो पहले कांतली नदी थी, इस कांतली नदी में पहले पानी बहुत ज्यादा बहता था, तो उस समय यहाँ पर मछलियां थी और उसी समय ये कांटे वो तांबे के कांटे पकड़े गए, मछली पकड़ने के कांटे थे। इसके अलावा यहाँ पर मित्रों तांबे के बने हुए बाणागर, बाण वाले तीर, भाले, सुइयां, तो तांबे से बने हुए सभी चित्र। और मित्रों ध्यान रखना, इनमें 99% तांबा है। इसका मतलब यहाँ पर जो लोग थे उन्हें तांबा के अलावा है अन्य ज्ञान नहीं था। यहाँ पर जो लोग थे उन्हें तांबे के अलावा, यानी यहाँ पर जो धातुएं हैं उसमें तांबे का ही प्रयोग किया गया था, बाकी तांबे का प्रयोग नहीं किया गया था। अब यह भी ध्यान में रखना मित्रों, इतने तांबे की वस्तुएं थी कि यहाँ का जो तांबा है, ये तांबा सिंधु घाटी सभ्यता को निर्यात किया जाता था। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा निर्यात है, वो कौन सी सभ्यता से होता था? वो आपका गणेश्वर सभ्यता से। तो यहां से जो तांबा था मित्रों, वो सिंधु घाटी सभ्यता को यहां पर निर्यात था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा निर्यात करने वाली राजस्थान की जो सभ्यता स्थल है वो कौन सी है मित्रों? वो आपका है आपका गणेश्वर सभ्यता। तो यानी यहाँ पर इतना तांबा बनता था कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी यहाँ पर तांबा निर्यात किया जाता था। इसलिए इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है मित्रों, यहां पर बात की जाए जो लोग है, यहां पर जो लोग हैं मित्रों वो शिकार प्रिय थे। कैसे थे लोग? शिकार प्रिय थे, शिकार प्रिय थे और मांसाहारी थे। भाई शिकार कैसी जगह, तो मांसाहारी मत उसी, तो शिकार प्रिय थे लोग, मांसाहारी थे। और एक चीज और ध्यान रखने मित्रों, यहां पर है मित्रों जो मकान निर्माण है, उन मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। मकानों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यानी पूर्णतः पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने जैसे कालीबंगा आयड सभ्यता कलपट्टी थी, वहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ था। जबकि यहां पर मित्रों मकानों के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ? मकानों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ। मकानों के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ मित्रों? पत्थरों का प्रयोग। ये आपको ध्यान में रखना है। और पत्थर के मित्रों बांध भी बने मिलते हैं यहाँ पर, पत्थर के बांध के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं, पत्थरों से बने हुए बांध के प्रमाण भी यहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा देखो मित्रों, यहाँ पर जो मिट्टी के बने हुए जो मर्द बांध है, उन मर्द बांधों को क्या कहते हैं? मिट्टी के बने हुए मर्द बांध या जो भी प्याले वगैरह जो बने हैं उन्हें कर्पशवणी कहते हैं। कर्पशवणी यानी मिट्टी से बने हुए जो भी मर्द भांड है, उन मर्द भांडों को जो प्याले हैं उनको क्या कहा गया है? वहां पर कर्पशवणी कहा गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है मित्रों, तो गणेश्वर सभ्यता को एक बार वापस देखिए। नीम का थाना जो सिकरवाला क्षेत्र है, वहां पर कांतले नदी कौन सी है? कांतले नदी के किनारे है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसका काल 2800 ईसा पूर्व है। 2800 ईसा पूर्व, यह आपको ध्यान में रखना है। उपनाम इसका ताम्र संचय नगरी है। ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ताम्र सभ्यताओं की भारत में से जननी कहते हैं। उत्खनन करता आर.सी. अग्रवाल था 1977। ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी सर, साथ साथ ध्यान लगाइए, आराम से हो जाएगा। विजय कुमार ने इसका विस्तृत उत्खनन किया था 1978 से 89 तक। तांबे के एक साथ 200 उपकरण मिले जो भारत में प्रथम बार यहीं पर मिले थे एक साथ। और मछली पकड़ने का कांटा, बाणागर, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, ये सब यहाँ पर मिले थे तांबे के। और यहाँ पर तांबा इतना पर्याप्त होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर तांबा निर्यात किया जाता था, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ के जो लोग हैं मित्रों, वो शिकार प्रिय थे, मांसाहारी थे। ठीक है, यहाँ पर जो मकानों के निर्माण में मित्रों पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और पत्थर के बांध के प्रमाण है, पुल के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर जो मर्द भांड है, वो बर्तन बने हैं, उन बर्तनों को क्या कहते हैं? कर्पस वर्णी कहते हैं। और मित्रों इसी प्रकार आपको मैंने आज 2 सभ्यताएं करवा दी है, बैराट सभ्यता पढ़ाई है, और आज हमने गणेश